के जो चहेते हैं वो इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं गहलोत जी? नहीं, ये बिल्कुल राजनीतिक आकलन गलत होगा अगर कोई ये कहेगा कि इस मंत्रिमंडल में अशोक गहलोत के चहेते नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट है पूरा का पूरा वो लगभग अशोक गहलोत के ट्रस्टेड लोगों का है और इस पूरी की पूरी मंत्रिमंडल सूची पे स्पष्ट तौर पर अशोक गहलोत और राहुल गांधी दोनों की छाप नजर आती है। साथ ही राहुल गांधी का जो एजेंडा है कि युवा लोगों को साथ लेना है, वो चीज भी इस मंत्रिमंडल में स्पष्ट तौर पर दिख रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो लक्ष्य है वो है 2019 का लोकसभा चुनाव। इसलिए मैंने जैसा कल भी न्यूज इंडिया के दर्शकों को बताया था, एक टीम तैयार की गई है जो कि अभी डिलीवरी पे काम करेगी। डिलीवरी उन सब वादों की जो कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान किए गए, फिर वो वादे चाहे राहुल गांधी ने किए हों, अशोक गहलोत ने किए हों या फिर सचिन पायलट ने किए हों। इसके अलावा अब जो सबसे बड़ी बात है कि वित्तीय संसाधन जो भी सीमित हैं उनको लेकर डिलीवरी मैकेनिज्म परफेक्ट रखना, इसीलिए आपको शांति धारीवाल जैसे नाम इसमें प्रमुखता से दिख रहे हैं। जहां तक क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व है उसकी बात है तो वो रिप्रेजेंटेशन भी ठीक ठाक है। हालांकि लगभग 13 जिले ऐसे हैं जहां से कोई भी चेहरा इस मंत्रिमंडल में नजर नहीं आ रहा है, पर साथ ही अभी संगठन के जो पद हैं उनकी घोषणा बाकी है। जितने बोर्ड आयोग हैं उनके चेयरमैन के पदों की घोषणा बाकी है। 5 मंत्रियों की क्षमता तो अभी मंत्रिमंडल में ही बाकी है। तो कुल मिला के बात यह है कि अच्छा, अगर मैं सचेतक, उप सचेतक, स्पीकर के पदों को भी गिन लूं तो 9 तो लोग अभी एडजस्ट होंगे विधानसभा में। इसके अलावा लगभग 22 से 24 नाम एडजस्ट हो सकते हैं विभिन्न आयोगों, बोर्डों में। तो कुल मिला के अभी ये सिर्फ एक शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद में आप बहुत जल्द देखेंगे, मेरा ऐसा आकलन है कि सबसे पहले कुछ बोर्ड और आयोग हैं उनमें घोषणाएं होंगी और जो कांग्रेस के काबिल लोग हैं उनको वहां एडजस्ट किया जाएगा। सीपी जोशी जैसे जो बड़े नाम हैं, राजेंद्र पारीक जैसे बड़े नाम हैं, इन लोगों को निश्चित तौर पर लोकसभा के लिए स्पेयर किया गया है कि ये लोग अभी से तैयारी करें और लोकसभा चुनाव की तैयारी कर कांग्रेस के जो 25 सीटों का लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए अभी से लग जाएं। कुछ पुराने जो नाम है, मास्टर भंवरलाल हैं, वो पहले गहलोत मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। शांति धारीवाल हैं, वो पहले रह चुके हैं। तो इस तरीके से जो नाम है वो ऐसा नहीं है कि गहलोत इसमें कहीं नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है बाकी लोगों को देखना पड़ेगा कि वो लोग कहाँ हैं। रोशनी जी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट क्या लगता है कि किन किन कार्यों को संभाल सकते हैं? देखिए, मोटे तौर पे गहलोत वित्त अपने पास रखते हैं, तो वित्त विभाग चूंकि वही सबसे बड़ा, इस बार वित्तीय प्रबंधन सबसे बड़ी बात होगी। जिस तरह का ढांचा इस वक्त उपलब्ध है प्रदेश में और विशेषकर जीएसटी आने के बाद में अब बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है राज्य के पास कि वो करारोपण करके अपनी आय बढ़ा सके। अब टैक्सेशन जो है वो सीधा सीधा केंद्र के पाले में है और वहाँ जीएसटी की दरें लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी कम करते जा रहे हैं, तो जो शेयर है वो और घटेगा और वित्तीय प्रबंधन करना मुश्किल होगा। लेकिन अशोक गहलोत पहले भी एकदम अकाल जैसी विभीषिका के समय वित्तीय प्रबंधन कर चुके हैं, उससे बेहतर हालात है। और फिर सबसे बड़ी बात है, अगर राजनीतिक रूप से एक हकीकत देखी जाए, ये सब कुछ है अगले मई तक। मई में चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के और उसके बाद में जो हकीकत का धरातल है वो नजर आएगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस और सबसे बड़ी बात प्रदेश की जनता। रोशनी जी, इस लिस्ट में जो एक महिला को जगह मिले, पद संभाला है ममता भूपेश ने, तो क्या लगता है जो आने वाली लिस्ट होगी और कितनी जगह दी जाएगी महिलाओं को? निश्चित तौर पे ये एक बहस का विषय है कि आपने इतने मंत्री बनाए, उसमें सिर्फ एक महिला को जगह मिली है, ममता भूपेश को। तो ममता भूपेश के अलावा जो नाम बहुत ज्यादा जोरों से था आगे, वो था जाहिदा खान का, लेकिन जाहिदा खान अंतिम समय पे जगह नहीं पा पाई है इस मंत्रिमंडल में। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उसका पद मिलना है किसी को। इसके अलावा 5 मंत्री जो बनने, उसमें से भी मैं ये तय मान के चल रहा हूँ कि एक महिला को तो पद मिलेगा ही मिलेगा। अल्पसंख्यक भी एक और आ सकता है। इसलिए मान के चलिए कि जो राहुल गांधी का एजेंडा है कि जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए, वो
बिल्कुल भरपूर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो पूरा हो, क्योंकि विपक्ष को यानी भारतीय जनता पार्टी को वो ये मौका नहीं देना चाहेंगे कि राहुल गांधी भाषण करते हैं लेकिन उन बातों को अमली जामा नहीं पहनाते हैं। रोशनी जी, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने ये मंत्रिमंडल जो बनाया है, तो क्या लगता है कि सचिन पायलट क्या दाव कर सकते हैं इस पे? नहीं, अभी इसको एक टीम की तरह काम करना है। वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत में कोई फर्क नहीं है। अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों की भूमिका दोनों को निभानी है। दोनों अपना कार्य विभाजन करके न केवल एक दूसरे के बीच बल्कि मंत्रियों में भी जो जॉब एलोकेशन है वो करने के बाद में स्टेट को एक गुड गवर्नेंस देना। पहला बयान जो दिया था अशोक गहलोत ने वो यही दिया था, गुड गवर्नेंस का। और सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहना है, लोगों को लगना चाहिए कि राज बदल गया है। राजधानी जयपुर में जगह जगह अभी भी बैनर होर्डिंग्स हैं जो बहुत जोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि अब बदलेगा राजस्थान। तो वाकई इस मंत्रिमंडल की अशोक गहलोत की अगुवाई में अब जो ड्यूटी बनती है वो ये है कि लो बदल रहा है राजस्थान, और इसके लिए उनके पास में समय बहुत कम है। आज 24 दिसंबर को मंत्रिमंडल ने शपथ ली है और लगभग फरवरी के मध्य में राज्य का और केंद्र का बजट आना है, और मार्च 15 के आसपास 10 या 12 के आसपास आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनाव की। तो यानी कुल मिला के एक T20 मैच के लिए टीम तैयार की गई है फिलहाल, जो जिनकी स्ट्राइक रेट अच्छी हो, जिनमें ऊर्जा हो, जो डिलीवरी तुरंत दे सके और डिलीवरी दिखे। इसीलिए देखा हो तो आपने 2 दिन पहले ये मैसेज सिर्फ मंत्रिमंडल को नहीं है, IAS लॉबी को भी दिया है। समित शर्मा जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ज्वाइन करने के दूसरे दिन पूरे प्रदेश के 1480 स्वास्थ्य केंद्रों पर एक साथ छापे मारे थे। तो कुल मिला के इस मंत्रिमंडल को भी वही करना होगा जो IAS लॉबी को करना है, और एक कोहेसिव फोर्स की तरह बिल्कुल समग्र अपनी ऊर्जा लगा के मुश्किल से 60 दिनों के अंदर प्रदेश की जनता को ये एहसास कराना है कि लो बदल गया राजस्थान। रोशनी जी, बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता बदलाव चाहती है, तो क्या लगता है कि जो जनता को वसुंधरा राजे के जो अधूरे काम रह गए थे, तो अशोक गहलोत किस तरीके से उनको पूरा कर सकते हैं और जनता उनसे प्रभावित हो सकती है? अशोक गहलोत बेसिकली विंडिक्टिव नेचर के नेता नहीं है, वो बदला लेने में यकीन नहीं रखते हैं। इसलिए ये आप तय मान के चलिए, योजना जो भी जन कल्याणकारी है, फिर वो चाहे वसुंधरा राजे की शुरू की हुई हो या फिर अपने पूर्व काल में खुद गहलोत की हो जिससे वसुंधरा राजे ने बंद कर दिया हो, सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को तुरंत शुरू किया जाएगा और जितने वित्तीय संसाधन है वो उसमें झोंके जाएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि अभी IAS स्तर पर डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे उसका इंतजार सबको है, वो है हर बेरोजगार को 3500 रुपए महीने का भत्ता। इसका बहुत भारी बोझ पड़ने वाला है सरकार पर, और अब इसका वित्तीय प्रबंधन करना है, इसके पैसे की व्यवस्था करनी है सरकार को। और मुख्यमंत्री गहलोत ने जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है वो है कि अरविंद मायराम जो केंद्रीय वित्त सचिव रहे थे, उन्हें अपना आर्थिक सलाहकार बनाया है। अब अरविंद मायराम के सामने चैलेंज है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में से किस तरीके से जो घोषणा पत्र है उसके वादे पूरे किए जाएं। एक बात तय है, अशोक गहलोत डिलीवरी के लिए कमिटेड हैं और इसीलिए वो टीम वो बना रहे हैं जो कि वो ये मानते हैं कि ये टीम वर्क है, एक जना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक तरफ राजनीतिक जो जुगलबंदी थी वो बिठानी थी, दूसरी तरफ अपने नेता राहुल गांधी के वादों को पूरा करने का इंतजाम करने के लिए एक डिलीवरी मैकेनिज्म तैयार करना था। तीसरी बात, जो प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति थी उसको तुरंत बदलना था। तीनों काम अशोक गहलोत ने जल्द किए हैं, बहुत जल्द किए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 40 IASओं को बदला, यानी कुल मिला के डिलीवरी मैकेनिज्म को सुनिश्चित किया। उसके बाद IPS लिस्ट निकली, बड़े IPS अधिकारियों के बदलाव हुए, प्रदेश के जो पुलिस दल के मुखिया हैं वहां पर बदलाव हुआ, यानी लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस किया। और अब आज मंत्रिमंडल को शपथ दिलाकर राजनीतिक जुगलबंदी है वो भी अब बिठा ली है, यानी जो ऑल टूल्स ऑफ डिलीवरी मैकेनिज्म है वो सब इन प्लेस हैं, सब अपनी अपनी जगह पर अब आ जाएंगे। मुझे लगता है आपको अभी ये शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद जो अगली झलकी तेजी की देखने को मिलेगी वो ये है कि मंत्री जल्द से जल्द अपना पदभार संभालेंगे।
इसमें हो सकता है किसी का मुहूर्त में यकीन हो तो वो 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन मोटे तौर पर इसी हफ्ते सारे मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। और जैसा मुख्यमंत्री आईएएस जो है उनके साथ मीटिंग में कह चुके हैं कि 60 दिन की कार्य योजना बनाकर काम कीजिए, तो 60 दिन मुख्यमंत्री दे चुके हैं अपने आईएएस लॉबी को, ब्यूरोक्रेसी को। तो उसी 60 दिन के हिसाब से इन मंत्रियों को भी तैयार होना होगा। हाँ, एक बात जरूर है, जो मंत्री हैं उन्हें डुअल कोर्स पे काम करना होगा, एक राजनीतिक स्तर पर और दूसरा प्रशासनिक स्तर पर। जबकि प्रशासनिक अधिकारियों का लक्ष्य एकदम साफ है, उन्हें अशोक गहलोत के किए वादों को प्रशासनिक स्तर पर लागू कर, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, लोगों को एहसास कराना है अब बदल गया राजस्थान। रोशनी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि लेकिन जिस तरीके से ये योजनाएं बना रही हैं, जिस तरीके से ये सूचियां जो कह रहे हैं कि भाई जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे, लेकिन अगर ये पूरे नहीं होते तो बीजेपी किस तरीके से घेर सकती है कांग्रेस को? देखिए, बीजेपी से अच्छा विपक्ष कोई नहीं है, ये इतिहास में सिद्ध है। अभी जब लोन वेवर हुआ था, ऋण माफी हुई थी, तब उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। बाकायदा राजेंद्र सिंह राठौड़ ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कागज सामने रखकर ये साबित करने की कोशिश की थी कि जो लोन वेवर है ये आई वॉश है, ये सिर्फ धोखा है और जो भाजपा सरकार कर गई है ये उससे भी कम है। हालांकि ये कितना सच है कितना झूठ है ये बहस का विषय हो सकता है। इसके बाद में राफेल को लेकर के जिला स्तर पर प्रदर्शन किया भाजपा ने। तो आप भाजपा के 73 विधायक हैं और पूरा का पूरा पार्टी केडर लोकसभा चुनाव के लिए एकदम गियर्ड अप है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हारने के तीसरे दिन भाजपा कार्यालय पहुंच गई थी और उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी से मीटिंग कर सिर्फ 10 दिन रुकने को कहा था कि देख लो 10 दिन में अगर ये कर्ज माफी नहीं होती है तो सड़कों पे उतर जाना। वो मौका अशोक गहलोत ने नहीं दिया है, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति में कुछ ना कुछ ऐसा होगा और मौका मिलते ही भारतीय जनता पार्टी आपको सड़कों में नजर आएगी। इस बात से कांग्रेस भी सचेत है, इसलिए वो अपने वादों को पूरा करने में कहीं कोताही बरते इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि मत भूलिए लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है। मुश्किल से 2 महीने 2.25 महीने में आचार संहिता लगनी है। इसलिए पूरी की पूरी कांग्रेस की टीम न केवल मंत्रिमंडल बल्कि संगठन भी इस T20 मैच में अपनी स्ट्राइक रेट भी अच्छी रखेगा और कोशिश करेगा कि सामने की टीम के विकेट भी अच्छे तरीके से उखाड़े। रोशनी जी, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, जो यूरिया का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि वाकई में कोई मुद्दा है या फिर बीजेपी की कोई रणनीति है जो वो ऐसा कर रही है? देखिए, यूरिया की किल्लत चुनाव के दौरान ही शुरू हो गई थी। ये लाइनें अभी कोई अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुई, ऐसा नहीं है। यूरिया की किल्लत नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद में बिल्कुल खत्म हो गई थी और यूरिया बड़ी आसानी से उपलब्ध था। लेकिन जैसे ही जो वसुंधरा सरकार है वो चुनावी मोड में आई और प्रशासन की ओर से ध्यान हटाया, वहीं पर जो कुछ नौकरशाह हैं और जो यूरिया सप्लायर्स हैं, इन लोगों ने सरकार के चुनाव में व्यस्त होने का फायदा उठाकर यूरिया की कालाबाजारी शुरू कर दी और उसके बाद में एक तरीके से कई जगह तो कानून और व्यवस्था का प्रश्न बन गया, जहां पुलिस को लाइनें लगवा करके यूरिया बांटनी पड़ रही थी। जैसे ही गहलोत सीएम बने उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और अभी कल ही जैसा समाचारों में था, कई रैक हैं यूरिया की वो आई हैं और वो विभिन्न जिलों में पहुंचाई जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है और बहुत ऊंचे स्तर से ये आरोप लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है वो कांग्रेस शासित प्रदेशों में यूरिया का खामोखा का संकट खड़ा करके और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। अगर ये आरोप सच है तो निश्चित तौर पे ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, संघीय जो ढांचा है, उसके खिलाफ है, उसकी भावना के विपरीत है। सरकार चाहे किसी की भी हो, नीचे किसान है, तकलीफ किसान को होगी। अभी कल ही किसान दिवस गया है, ऐसे में ये मुद्दा बहुत प्रासंगिक है। किसानों को यूरिया या खाद की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वजह यह है कि वो वैसे ही हम किसानों की आत्महत्या के लगातार मामले सुनते हैं। अशोक गहलोत चुनाव प्रचार के दौरान काफी मुखर रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब कभी किसानों की आत्महत्या का कोई मामला सामने नहीं आता था, लेकिन वसुंधरा राजे के काल में किसानों की आत्महत्याओं के मामले सामने आए और उन्होंने वादा किया था कि मेरे राज में, मेरे शासन में कोई किसान भूखा नहीं सोएगा, कोई किसान मरेगा नहीं।
तो निश्चित तौर पर वो इस मामले में सेंसिटिव हैं और राजनीति यदि यूरिया को लेके हो रही है तो ये दोनों पार्टियों को बहुत भारी